नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ अजीत। वाराणसी के चौबेपुर थाना इलाके में उस वक्त सनसनी दौड़ गई जब बीती रात माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के करीबी सत्येंद्र सिंह को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस जहां इस हत्याकांड को जमीन विवाद का नतीजा बता रही है, वहीं सत्येंद्र के परिजन इस हत्याकांड में इंद्रजीत उर्फ बीकेडी का हाथ बता रहे हैं। माफिया ब्रजेश सिंह और बीकेडी की दुश्मनी बीते कई सालों से जारी है। वाराणसी के चौबेपुर थाना इलाके के धरहरा गांव में हुई हत्या की एक वारदात ने एक बार फिर पूर्वांचल में गैंगवॉर की आहट दी है। 18 अगस्त की रात घर में परिजनों के साथ सो रहे सत्येंद्र सिंह नाम के शख्स को गोलियों से भून दिया गया। मृतक की पहचान माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के करीबी के तौर पर की गई। जब मोबाइल बंद करके जियो सोई है, अभी हम लोग थोड़ा आग झप ही रहा था, तब तक यहाँ से आदमी आए, 2 आदमी, और वहाँ खड़ा, एक आदमी यहाँ पर खड़ा था और एक वहाँ चारपाई के पास गया और मारा। तब तक मेरी माँ उठकर बोली कौन है। तब तक यहाँ पर आए सब, तो हम उठे उन सबको पकड़ने के लिए, हमको भी कटा दिखाकर सब भाग गए। एक बार फिर इस हत्याकांड में इंद्रजीत उर्फ बीकेडी का नाम सामने आया है। बीकेडी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी कई साल पुरानी है। मृतक के परिजनों के मुताबिक बीकेडी ने खुद अपने एक साथी के साथ सत्येंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन के संगे गुड्डू सिंह जो मरना हमरे आदमी के, ब्रजेश के दुश्मनी बीकेडी सिंह खुदे रहा है न गुड्डू के संगे। सतीश सिंह का हत्या भल, तबले गुड्डू सिंह गांव छोड़ले रहना। आज यही जमीन है जौन ईटा का, एजे गुड्डू सिंह खड़ा रहना है। उनका लड़का रहला कि के रहला, पतीले का काला सफेद गमछा ओढ़ले रहल, काला बैग टंगले रहल। इतने में साहब आए के हमरे आदमी के तले हम कहता ही कवन है कवन। इलाके में ऐसी चर्चा है कि बीकेडी को शक था कि वो जेल में बंद ब्रजेश सिंह को उसकी गतिविधियों की जानकारी दे रहा है, जिसके चलते उसने सत्येंद्र को मौत की नींद सुला दिया। वहीं घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद के चलते सत्येंद्र सिंह की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि 2 आदमी हाथे में लेटे हुए थे, 2 आदमी आके गोली मार के चले गए। एक गोली केवल मारे, उसमें से एक आदमी गोली मारा। बीते साल अजय खलनायक पर हुए हमले के बाद से गैंगवॉर थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसके बावजूद इंद्रदेव उर्फ बीकेडी का पुलिस की गिरफ्त में न आना वाराणसी पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहा है। रवि कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। वाराणसी के धरारा गांव में ही करीब 1 साल पहले ब्रजेश सिंह के करीबी सतीश सिंह की हत्या कर दी गई थी और अब सत्येंद्र सिंह को मौत की नींद सुला दिया गया। और यही ब्रजेश सिंह के करीबी साथी माने जाने वाले अजय सिंह उर्फ अजय खलनायक पर भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या फिर पूर्वांचल गैंगवार लौट आया है पूर्वांचल में? बीते 1 साल के भीतर माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के करीबियों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले जुलाई 2013 में इसी गांव में ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। बाइक सवार बदमाशों ने सतीश पर तब हमला बोला जब वो सुबह के वक्त चाय पीने निकला था। सतीश हत्याकांड में बीकेडी और उसके कई साथियों का नाम सामने आया था। मई 2013 में वाराणसी के कैंट थाना इलाके में माफिया डॉन ब्रजेश के सबसे करीबी साथी अजय सिंह उर्फ अजय खलनायक पर फिल्मी स्टाइल में हमला हुआ था। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। अजय खलनायक की गाड़ी को फिल्मी स्टाइल में घेर कर अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की थी और इस हमले में गाड़ी में सवार अजय खलनायक और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अजय खलनायक चंदौली का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक डॉन ब्रजेश सिंह की सत्ता को अब अजय खलनायक ही संभाले हुए है। ब्रजेश सिंह के गैंग को कमजोर करने के मकसद से अजय खलनायक पर हमला हुआ था। पहले अजय खलनायक पर हमला, फिर ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह और अब सत्येंद्र सिंह की हत्या। एक के बाद एक ब्रजेश सिंह के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें नाम सामने आ रहा है इंद्रजीत उर्फ बीकेडी का। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक पूर्वांचल में गैंग वॉर का ये खूनी खेल बदस्तूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और हमारे साथ अमित सिंह हमारे संवाददाता हैं वाराणसी से। अमित, इस पूरे मामले को अब कैसे देख रही है पुलिस? किन किन एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है? देखिए जी, लंबी पूछताछ हुई है, करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ पूरी हो गई है और पूछताछ कई एंगल पर पुलिस कर रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है वो है जो गैंगवॉर कहीं ना कहीं पूर्वांचल में पिछले 1-1.25 साल के अंदर हम लगातार एक के बाद एक हत्याओं और जानलेवा हमला करने की एक मुहिम हम देख रहे हैं। इस एंगल पर पुलिस सबसे ज्यादा काम कर रही है और यही वजह है कि गाजीपुर और जौनपुर पुलिस की एक टीम देर रात से ही पहुंचकर वहां छानबीन कर रही है। संपर्क सूत्र जो है उसके द्वारा पता करने की कोशिश कर रही है कि बीकेडी और उसके साथी कहां छुपे हैं। इसके अलावा जमीन का विवाद है, आपसी रंजिश है, क्योंकि खुद सत्येंद्र सिंह का जो चरित्र था, खुद 8 मामले उस पर दर्ज थे और वो भी कई मामलों में वांछित था। खुद वो जमानत पर रिहा होकर वो खेतीबाड़ी का काम देख रहा था। इसके अलावा गांव में और भी कई लोगों से उसके मनमुटाव थे। तो ये तमाम एंगल्स पर पुलिस काम कर रही है। इससे पहले जो हत्याएं हुई हैं और उनका बदला और फिर बदला, इस तरह की जो बातें लगातार चल रही हैं जो गैंगवॉर का हिस्सा होती हैं, इसमें आगे कोई बदले की प्रतिक्रिया इस तरह की ना हो, इसको लेकर पुलिस ने किसी तरह का एहतियात किया है या इस दिशा में वो जांच कर रही है? देखिए जी, चूंकि ब्रजेश सिंह अब केंद्रीय कारागार वाराणसी में ही उसको शिफ्ट करा दिया गया है, वो इस वक्त वाराणसी के ही केंद्रीय कारागार में बंद है। लिहाजा इस बात की संभावना बढ़ गई है कि बदले की कार्रवाई हो सकती है। इसको देखते हुए धरौरा और उसके आसपास के इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस के कई लोग अब वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा गाजीपुर और जौनपुर में भी पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। पुलिस अपने सूत्र के द्वारा अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि किन किन इलाकों में बीकेडी और उसके लोग सक्रिय हैं, क्योंकि बीकेडी पिछले 1.5 साल से पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है और अजय खलनायक और सतीश सिंह की दोनों ही जो जानलेवा हमला और हत्या हुई उसमें बीकेडी का ही नाम सामने आ रहा है। तो अब बीकेडी ही पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हत्याओं का सिलसिला रुकेगा नहीं और गैंगवॉर की जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं और मजबूत होगी और ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी देने के लिए। और इधर फैजाबाद में रेप और मर्डर की घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी की। लोगों ने कुमारगंज थाना इलाके की एक पुलिस चौकी को जलाने की कोशिश की। वहीं बाराबंकी में भी कुछ जगहों पर तनाव की खबरें आई। वहीं रेप के बाद हत्या के इस मामले में बवाल बढ़ गया है। तनाव को देखते हुए फैजाबाद और बाराबंकी के कई थाना क्षेत्रों में अलर्ट कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है और दूसरे जिलों से भी पुलिस यहां बुलाई गई है। और इतना ही नहीं, पीएससी की टीम को भी तैनात किया गया है। उधर आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता में जो देरी की और इसके बाद इस मामले को जिस तरीके से हैंडल किया गया, इसको लेकर लोगों में काफी रोष है और अपना आक्रोश, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आगजनी की गई है। बाराबंकी से भी इस तरह की खबरें हैं और फैजाबाद में पुलिस चौकी को जलाने की कोशिश की लोगों ने। तो फैजाबाद और बाराबंकी दोनों जगहों पर इस वाकये के बाद लोगों में रोष है, लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। फैजाबाद में रेप और मर्डर की इस घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी की है। लोगों ने कुमारगंज थाना इलाके की एक पुलिस चौकी को जलाने की भी कोशिश की। बाराबंकी में भी कुछ जगहों पर तनाव की खबरें यहां से भी आई। फैजाबाद के अमानीगंज बाजार इलाके से पीड़ित को अगवा किया गया। गैंगरेप से पहले लड़की की आरोपियों ने बुरी तरह पिटाई की और फिर उसे मृत समझकर उसे बाराबंकी में सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। गंभीर हालत में पीड़िता को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी वहां मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है, जिसके चलते भारी तादाद में पुलिस बल और पीएससी तैनात की गई है। बदायूं गैंगरेप केस में नया ट्विस्ट आ गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पीड़ित और आरोपी का डीएनए मैच नहीं हुआ है। साथ ही पीड़ित के कपड़ों पर आरोपी का डीएनए नहीं मिला है। ऐसे में सीबीआई इस मामले को मनगढ़ंत मान रही है और गैंग की बात को झूठा बता रही है।
गैंग रेप की बात को झूठा बताया है सीबीआई ने। हालांकि सीबीआई अब एम्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो अक्सर सवालों में रहने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस क्या एक बार फिर सही साबित होने जा रही है? प्रदेश के बहुचर्चित बदायूं रेप और मर्डर केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ ही ऐसे संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं। बदायूं की 2 नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक रेप और हत्या के मामले में यूपी पुलिस का दावा पुख्ता होता नजर आ रहा है। यूपी पुलिस ने हत्या के पीछे हॉरर किलिंग का शक जताया था। संभवतः यह कहा जा रहा है कि ऐसा किया है, वो इसमें नहीं है। क्राइम किसी अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से। देखिए, आप ऑनर किलिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसको ऑनर किलिंग मतलब जब तक मैं प्रूव नहीं कर लूंगा मैं नहीं कहूंगा। दिस इज अ प्रोफेशन दिस थिंग। अभी तक रेप की पुष्टि जो है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एक लड़की की नहीं हो रही। ताजा जांच में लड़कियों के परिजन पॉलीग्राफिक टेस्ट में फेल हो गए हैं। 2 परिजनों के अलावा दोनों गवाहों बाबू राम और राम बाबू ने जो बयान सीबीआई के सामने दिए थे वो पॉलीग्राफिक टेस्ट से मेल नहीं खाते। यही नहीं, इस मामले के 5 आरोपियों के सीबीआई को दिए गए बयान और पॉलीग्राफिक टेस्ट में दिए गए बयान एक जैसे हैं। बदायूं में जब 2 लड़कियों के शव पेड़ पर लटके मिले थे तो सभी लोगों ने ये कहा था कि रेप और हत्या के बाद दोनों लड़कियों को पेड़ से लटकाया गया है। लेकिन बदायूं पुलिस की थ्योरी ऑनर किलिंग की तरफ जा रही थी, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई की रिपोर्ट आने वाली है तो उसे देखकर लगता है कि सीबीआई भी बदायूं पुलिस की थ्योरी पर काम कर रही है। लिहाजा अब शक की सुई परिजनों की तरफ है। हालांकि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट को आधार नहीं माना जा सकता है। ऐसे में 5 आरोपियों और परिजनों का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। अभी तक रेप की पुष्टि जो है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एक लड़की की नहीं हो रही है। एक की नहीं हो रही है जो अभी तक एक सेकंड जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। वी आर स्टिल एग्जामिनिंग दी अदर। ये पहला मामला नहीं है जब यूपी पुलिस की थ्योरी सच साबित होती दिखी है। इससे पहले देश के चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में भी यूपी पुलिस की थ्योरी सच साबित हुई थी। जब यूपी पुलिस ने मामले में आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले की शुरुआती जांच यूपी पुलिस ने ही की थी, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। ये कोई पहला मामला नहीं है कि यूपी पुलिस की थ्योरी पर सीबीआई ने काम किया हो। आपको याद होगा, इससे पहले आरुषि हेमराज हत्याकांड का मामला हो या सीओ जियाउल हक की हत्या का मामला, दोनों ही मामलों में यूपी पुलिस की थ्योरी पर सीबीआई ने मोहर लगाई थी। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला को मणिपुर की एक अदालत ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इरोम पर लगाए गए खुदकुशी की कोशिश के आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इरोम पर खुदकुशी की कोशिश के आरोप साबित नहीं होते। इरोम शर्मिला पिछले 14 साल से भूख हड़ताल पर हैं। इरोम की मांग है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट खत्म किया जाए। इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल खत्म करने की कोशिशें नाकाम होने पर मणिपुर सरकार ने खुदकुशी की कोशिश के तहत मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद लगातार 13 साल से इरोम शर्मिला न्यायिक हिरासत में थी, जिसके खिलाफ KH मणि और वाई देवदत्ता ने याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इरोम की रिहाई के आदेश अब दिए हैं। आपको बताएं, साल 2000 में इम्फाल एयरपोर्ट के पास असम राइफल के जवानों ने 10 नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ही सशस्त्र बल के जवानों को विशेष अधिकार देने वाले कानून अफसपा को हटाने की मांग को लेकर इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जो आज तक जारी है। तो ये बड़ी खबर, जो आरोप थे इरोम शर्मिला पर, उन आरोपों को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इरोम शर्मिला उसके बाद से लगातार तरल पदार्थों पर ही जीवित हैं, जो एक पाइप के सहारे नाक के जरिए वो लेती हैं। मैनपुरी के किसनी इलाके में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप 4 युवकों पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मैनपुरी के किसनी इलाके में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला, 4 युवकों पर आरोप। पुलिस ने मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तो बड़ी खबर मैनपुरी से। मैनपुरी के किसनी इलाके में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला, 4 युवकों पर आरोप और पुलिस ने इनमें से एक को गिरफ्तार किया है। यूपी में महिलाओं के साथ वहशीपन की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोनी और फैजाबाद का मामला भी सुलग रहा है और इसी बीच कन्नौज से शर्मसार करने वाली एक और खबर आई है। यहां 3 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया और फिर निर्वस्त्र हालत में उसे पेड़ से बांधकर फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। यूपी में गैंगरेप का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कन्नौज में एक शादीशुदा महिला के साथ हुआ है गैंगरेप, जिसके बाद आरोपियों ने उसे निर्वस्त्र हालत में एक पेड़ से बांधकर छोड़ दिया। महिला ने ग्राम प्रधान के बेटे और उसके 2 दोस्तों पर आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान का बेटा सरकारी स्कूल में टीचर है। तो जबरदस्ती हमारा लोग बिन बंधा है और कपड़ा हमसे सब फाड़ फोड़ दी, सब यहाँ से खींच के ये रोड है, रोड सीधा निकल लेके गई। पास में वो हमारे कपड़ा उतार के पूरा फेंक दी, फेंक के यहाँ हमारे साथ बलात्कार करो सर्विस। तो ढूंढते ढूंढते जब आगे पहुंचे हैं तो एक यूकेलिप्टस का पेड़ है, उसमें बेपर्दा बनी हुई साड़ी से मिली। साया दूर पड़ा हुआ था, ब्लाउज फटा हुआ था और बिल्कुल बेहोश सी हालत में थी। शाम के वक्त महिला टॉयलेट के लिए निकली थी। देर रात तक वापस नहीं लौटी तो गांव वाले उसे ढूंढने निकले। इसी पेड़ से बांधकर छोड़कर गए थे आरोपी उसे। आंख पर भी पट्टी बंधी हुई थी और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। पुलिस आरोपियों पे कार्रवाई के लिए महिला की मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। जब उसकी पत्नी रात्रि में करीब 8 बजे शौच से वापस आ रही थी तो एक व्यक्ति जिसको कि नामजद भी किया गया है उसके द्वारा, तो उसके साथ में 2 अन्य अज्ञात लोग भी थे, उसे पकड़ा और नामजद व्यक्ति द्वारा उसके साथ में बलात्कार किया गया। अरुण सिंह, जी मीडिया, कन्नौज। और कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक सिपाही के साथ मारपीट की गई। दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया के चौकी इंचार्ज एक सिपाही के साथ गश्त पर थे और जब उन्होंने सड़क पर खड़े एक शख्स से पूछताछ की तो उसने सिपाही की ही पिटाई कर दी, जिसमें सिपाही को गंभीर चोटें आई हैं। उधर पुलिस का कहना है कि वो आरोपी की तलाश कर रही है और सिपाही के साथ मारपीट करने वाले शख्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अटेंडम घटना है। हम लोग गश्त में थे, चौकी इंचार्ज के साथ हम रहते हैं, हम राही थे। तो बहुत ही तरफ से इधर एलएमएल तरफ गश्त करते हुए हाईवे पे आ रहे थे। नीचे सरामीता गांव के सामने जो है एक आदमी रोड पे लाठी लिए खड़ा था। चौकी इंचार्ज ने गाड़ी रोकी, उतर के हम पूछने लगे कि क्या बात है, तब तक तो उसने अटैक कर दिया। काफी गहरी चोट है, 9 टांके लगे हैं। मुकदमा लिखा गया है, अभी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, उसके घर पे दबिश दी गई। रात में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही लखन, ये लोग मोटरसाइकिल पर गश्त पे थे। तो एक अज्ञात व्यक्ति है जो बताया गया है कि वो शराब पिए हुए था, तो उसको वो कुछ सड़क पे अभद्रता टाइप कर रहा था, तो उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उसने जो है उसके हाथ में एक लाठी था, उससे जो सिपाही को उसने जोर से मार के चोट पहुंचाई है। तो तुरंत जो है जो सब इंस्पेक्टर है साथ में, तो उन्होंने उसको ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया और उसका इलाज चल रहा है। और इलाहाबाद के सीएमपी डिग्री कॉलेज में क्लास करने आई एक लड़की को उस समय गोली मार दी गई जब वो क्लास के अंदर दाखिल हो रही थी। चश्मदीद छात्रों के मुताबिक छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को गोली मारी गई, जबकि पुलिस मामले की लीपापोती करते हुए इससे छात्र राजनीति का मामला बता रही है। पीड़ित लड़की को फिलहाल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। वहीं पुलिस ने 2 छात्र नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर। एक्चुअली मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में जैसे ही घुसा, वहाँ पे कुछ छात्र एक छात्रा से छेड़खानी कर रहे थे, तो मैंने उनको विरोध किया कि ये काम मत करिए। उन्होंने जैसे विरोध किया, कोई बात न सुना, उन्होंने कुछ न कुछ कोई विरोध किया, उसका जो है सीधे सीधे बंदूक निकाला और पिस्टल थी वहाँ पर जो है उस पिस्टल से तुरंत फायरिंग किया डायरेक्ट जो है।
और मैं हट गया चूंकि, तो पीछे खड़ी हुई एक लड़की को जो है चोट लग गई, जो है गोली लग गई, इसको चोट लगी जो है, और वो घायल हो गई। इसको हम लोग अभी मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं। ये चीज तो आए दिन हो रही, छेड़खानी घटना आए दिन हो रही है वहाँ पे, आज से नहीं 1 साल पहले से हो रही है जो है, और प्रशासन भी वहाँ कुछ कर नहीं रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी संगम।